नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका भरोसेमंद चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी और आपके इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। राजस्थान में रेप और गैंग रेप के जो मामले हैं लगातार बढ़ते जा रहे हैं, थमने का नाम नहीं ले रहे। रेप के मामलों में हमारा राजस्थान देश भर में लगातार दूसरे साल पहले स्थान पर बना हुआ है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक राजस्थान में वर्ष 2020 में भी 5310 मामले दर्ज हुए थे। ये देश में सबसे ज्यादा है। रेप और गैंगरेप की हैवानियत भरी वारदातों के कारण राजस्थान देश भर में कई बार बदनाम भी हो चुका है। वहीं राजस्थान पुलिस के डीजीपी का दावा है कि यहां फ्री रजिस्ट्रेशन के कारण अपराध के आंकड़े बढ़े हैं। रेप के 43% मामले तो झूठे पाए गए हैं। वहीं इनमें भी 31% मामलों में तो परिवादी 164 के बयानों में ही मुकर गए हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक राजस्थान में वर्ष 2019 में रेप के 5997 मामले दर्ज हुए थे और वर्ष 2020 में इनकी संख्या 5310 रही है। हालांकि ये संख्या गत वर्ष के मुकाबले थोड़ी कम है, लेकिन फिर भी देश भर में राजस्थान इसमें पहले स्थान पर है। रेप के इन मामलों की हुई जांच में सामने आया है कि इनमें से 95% आरोपी परिचित ही निकलते हैं। केवल 264 मामलों में आरोपी अनजान थे। वहीं बाकी बचे मामलों में से 721 में तो पारिवारिक सदस्य ही आरोपी निकले। वहीं 15 से 31 मामलों में आरोपी या तो पीड़िताओं के दोस्त थे या फिर उन्हें शादी का झांसा दिया गया था, जबकि 2794 केसेस में आरोपी पड़ोसी ही निकले थे। वहीं इधर राजस्थान पुलिस के डीजीपी एमएल लाठर का दावा है कि रेपिस्टों को सजा दिलवाने के मामले में राजस्थान देश भर में अव्वल है। यहाँ पुलिस 45% आरोपियों को सजा दिलवा चुकी है, जबकि देश भर में इसका आंकड़ा 23% ही है। तो लगातार राजस्थान में जो रेप के केसेस हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। यूपी से भी आगे अब राजस्थान यहां पर निकलता जा रहा है। आप अगर यहां पर आंकड़ों की बात करें तो 2018 में 4607 केसेस थे, वहीं 2020 में ये बढ़कर 7017 हो गए, यानी कि महज 2 सालों के अंदर करीब 3000 केसेस यहां पर बढ़ जाते हैं। तो आज की बड़ी बहस का सिलसिला शुरू करें उससे पहले ग्राफिक के जरिए आप आंकड़ों पर थोड़ा सा नजर डाल लेते हैं। तो राजस्थान देश में नंबर 1 हो चुका है। रेप के मामलों में राजस्थान अव्वल हो चुका है यहाँ पर। और क्या कुछ आंकड़े कहते हैं, एनसीआरबी के आंकड़े भी आपको यहाँ पर दिखाते हैं। प्रतिदिन औसतन 15 केसेस रोजाना कह सकते हैं दर्ज यहाँ पर हो रहे हैं। तो महिलाएं कह सकते हैं सुरक्षित राजस्थान में अभी भी नहीं है, न घर के अंदर और ना ही घर के बाहर। तो रेप के मामलों में लेकर राजस्थान लगातार अव्वल बना हुआ है। जो एनसीआरबी के आंकड़े हैं उनसे दरअसल एक खुलासा हुआ है कि जो राजस्थान है वो पहले नंबर पर बना हुआ है रेप के आंकड़ों में। और वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें तो वो दूसरे नंबर पर, यानी कि राजस्थान उससे भी आगे निकल चुका है। वर्ष 2020 में 5310 मामले यहां पर आपको बता दें दर्ज हुए थे और उसके बाद ये जो आंकड़ा था वो लगातार बढ़ता ही रहा है। वही आंकड़ों में और नजर आ लेते हैं। राजस्थान में वर्ष 2019 में रेप के 5997 मामले थे, जो लगातार बढ़ते ही रहे। आपको बता दें वर्ष 2020 में इनकी संख्या 5310 यहां पर हो जाती है। और जो रेप के केसेस हैं वो जैसा हमने कहा कि लगातार बढ़ रहे हैं। महिलाएं घर के अंदर और बाहर दोनों जगह पर सुरक्षित यहां पर नहीं है। हालांकि ये संख्या गत वर्ष के मुकाबले थोड़ी सी कम यहाँ पर बताई जा रही है, जो एनसीआरबी के आंकड़े हैं उसके मुताबिक। लेकिन जो खबरें कह सकते हैं राजस्थान से रोजाना यहाँ पर आती हैं, रेप से जुड़ी हुई, हत्या से जुड़ी हुई, और राजस्थान इसी के साथ अब अव्वल कह सकते हैं नंबर पर आ चुका है रेप के केसेस में। तो आज बड़ी बहस में हम इसी मामले पर चर्चा करने वाले हैं कि आखिरकार राजस्थान में जो महिलाएं हैं वो अपने आप को सुरक्षित कब महसूस करेंगी और आखिर कैसे ये जो केसेस हैं इस पर कह सकते हैं एक लगाम लगेगी, कब ये केसेस थमेंगे और कब महिलाओं को थोड़ी सी यहाँ पर राहत मिलेगी कि हाँ वो सुरक्षित होकर सड़क पर चल सकेंगी। तो इसको लेकर आज हम बात करने वाले हैं। दरअसल एनसीआरबी की रिपोर्ट में आंकड़ा सामने यहाँ पर आया है कि राजस्थान अव्वल दर्जे पर यानी कि पहले नंबर पर यहाँ पर आ चुका है और यहाँ प्रतिदिन औसतन 15 केसेस डेली दर्ज होते हैं।
तो आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं कि राजस्थान में जो रेप के केसेस हैं, एनसीआरबी का जो खुलासा यहां पर हुआ है, उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार ऐसी स्थिति क्यों बनी हुई है। तो इसी पर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद है, अरुण शर्मा है, कांग्रेस नेता है, इसके अलावा सुरेश गर्ग हैं, बीजेपी नेता है, योगेंद्र जोशी हैं, पूर्व पुलिस अधिकारी हैं, साथ ही सुषमा गुप्ता हैं जो कि वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। सबसे पहले आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारी बड़ी बहस के आज के इस कार्यक्रम में। और सबसे पहले जो हमारे साथ एडवोकेट हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता जो हम कहेंगे, सुषमा जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आप एडवोकेट हैं तो आपके पास इस तरह के केसेस आते रहते होंगे, तो कितनी तादाद में इस तरह के केसेस आपके पास आते हैं? थोड़ा सा अपना जो आपका फीडबैक है वो बताइए। नमस्कार। दरअसल काउंसलर हूँ, मैं परिवार परामर्श केंद्र की प्रेसिडेंट भी रही जी, और फैमिली कोर्ट में मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स में भी इस तरह के मुकदमे दर्ज हो रहे हैं जहाँ वैवाहिक की रिपोर्ट आ रही है, लेकिन उसके बावजूद भी जो झूठे मुकदमे हैं उसके बावजूद विमेन सेल से भी जुड़ी रही काफी लंबे समय तक। तो मैंने देखा कि जो रेप के मामले हैं, इन मामलों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। हर वर्ष इनके साथ जो सचमुच में जो पीड़िता है उनके साथ न्याय नहीं हो पा रहा है, और उस न्याय नहीं होने की उम्मीद वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और उसके कारण जो है मामले वहां पर भी इतना प्रेशर बनाया जाता है कि पुलिस की जो भूमिका है उस पर भी कई बार प्रश्न। बिल्कुल सुषमा जी, हम आपके पास दोबारा से यहाँ पर आएंगे। आप दोबारा से एक बार कॉल कीजिए क्योंकि आपकी जो आवाज़ है वो थोड़ी डिस्टर्ब यहाँ पर आ रही है। हम यहाँ पर चलते हैं, योगेंद्र जोशी जी आपके पास है। योगेंद्र जी, आप पूर्व पुलिस अधिकारी रहे, तो अभी लेटेस्ट की आपसे बात नहीं करेंगे, जो पुरानी आपका थोड़ा सा अगर एक रिकॉर्ड बताएं तो कितनी FIR दर्ज होती हैं, कितनी सही होती हैं, कितनी गलत होती है? देखिए सरिता जी, पुराने रिकॉर्ड में जाएं तो परिस्थितियां और समय अलग अलग रहते हैं जी। आज वर्तमान परिस्थिति है जिसके बारे में आप डिस्कस करना चाह रहे हैं कि अभी हमारे यहाँ आज की स्थिति क्या है जी। आज की स्थिति यह है कि 1 महीने पहले हमारे पुलिस के जो अधिकारी हैं उन्होंने 37% झूठे प्रकरण महिलाओं से संबंधित दर्ज होना बताया था, और इस महीने में उन्होंने 43% उसको बता दिया है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि 43% झूठे मुकदमे क्यों दर्ज होते हैं, इसके बारे में अभी किसी ने अध्ययन नहीं किया कि दर्ज कैसे हुए, ये महिलाएं क्या झूठे मुकदमे किस कारण से दर्ज कराती हैं और फिर उनके अंदर क्या होता है। मान लीजिए झूठे मुकदमे दर्ज होते हैं तो उनके अंदर 3 तरह की स्थिति होती है। वो FR अदम वकू झूठ लगती है, वो FR अदम वकू सिविल नेचर होती है, या FR अदम वकू जो घटना नहीं हुई गलतफहमी वाक़ा से हो जाती है। इसके अलावा तीसरी FR तो है ही नहीं। मेरे कहने का तात्पर्य है कि जब महिला 164 के बयान अदालत में कराती है जी, और उसके बाद में वो कहती है कि साहब मैंने ये काम जो मुकदमा दर्ज कराया है, जो रिपोर्ट दर्ज कराई है, वो मैंने झूठी दर्ज कराई है, तो कानून में साफ प्रावधान है कि जिसने भी अदालत के सामने झूठे बयान दिए हो, यानी कि आपका यहाँ पर कहना है कि जो 37% केसेस होते हैं वो यहाँ पे फर्जी होते हैं। अगर 66 का जब बयान दर्ज किया जाता है तो जो पीड़िता होती है वो यहाँ पे पलट जाती है। आपका सीधा सीधा यहाँ पर ये कहना है। सुरेश जी, आपके पास यहाँ पर आना चाहूंगी, आपको क्या लगता है कि प्रदेश में फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है? आपको लगता है कि ऐसे फर्जी केस होते हैं? ये है, अरे ऐसा नहीं है जी। मैं कह रहा हूँ, आप समझिए, मैं ये कह रहा हूँ कि फर्जी दर्ज होते, ये तो हमारे चीफ कह रहे हैं, जो पुलिस के हेड है वो कह रहे हैं, ठीक है, 37% पहले 43%। हाँ जी, उनका बयान आया जी। कह रहा हूं जी कि अगर ये झूठे होते हैं तो झूठी की कार्रवाई कितनी होती है, इस कार्रवाई के बारे में नहीं बताया गया है। 182, 211 की क्या कार्रवाई की गई, ये इसमें शामिल नहीं है।
तो इसमें कहीं ना कहीं जो एक जिम्मेदारी बनती है, जवाबदेही बनती है, वो पुलिस अधिकारी जो एसआई वहां पे होंगे, जो आयु होंगे, उनकी ही बनती है। तो कहीं ना कहीं ये सवाल उनसे ही पूछना पड़ेगा। तो वही मैं कहना चाह रही हूँ, क्योंकि आप इन डिपार्टमेंट से रही हैं, तो आपके रहते हुए वहां पे आपने क्या कुछ वहां पे एक्सपीरियंस फील किया है कि क्या फर्जी केसेस आते हैं, कितनी सच्चाई होती है, क्योंकि मिला जुला यहाँ पे आंकड़ा जरूर रहता होगा। योगेंद्र जी, देखिए सरिता जी, कम से कम एक महिला झूठा मुकदमा बहुत कम मुश्किल से दर्ज कराती है जी। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, जैसे ही महिला मुकदमा दर्ज कराने जाती है और वो मुकदमा दर्ज करा लेती है, तो परिवार के लोग, आस पड़ोस के लोग, जाति के लोग, राजनीतिक पार्टी के लोग और पुलिस वाले सब सक्रिय होकर के राजीनामा कराने का प्रयास करते हैं। कुछ महिलाएं तो उस राजीनामे के संदर्भ में आ जाती हैं और वो राजीनामा कर लेती हैं कि भाई चलो हुआ सो हुआ। कोई महिलाएं जो है ये मानती नहीं है और वो मुकदमे दर्ज होते हैं और उनमें कार्रवाई होती है, तो उनमें पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ती है। और आपने सर ये बहुत अच्छी बात कही है कि समाज में एक सम्मान के डर से कहीं ना कहीं जो सर पेरेंट्स होते हैं पीड़िता के, वो कहीं ना कहीं समझौता कर लेते हैं। जो भी यहाँ पे ऑफेंडर होता है उससे कहते हैं समझौता कर लेते हैं। ये बिल्कुल भी सरासर सही नहीं है। तो थोड़ा सा आप भी दर्शकों के यहाँ पे कह सकते हैं कि अगर किसी के साथ इस तरह की दिक्कत हो रही है तो वो भी जो है केसेस यहाँ पर दर्ज करे, FIR दर्ज करे और उसके बाद प्रॉपर कार्रवाई इसकी हो, अपने कदम पीछे ना हटाए। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो समझौता करने की नीति है ये होनी नहीं चाहिए। किसी भी मुकदमे में अगर FIR दर्ज हो गई है तो FIR दर्ज होने के बाद में FR बड़ी मुश्किल से लगती है, या तो वो झूठा होगा और या उसमें चालान होगा। अगर झूठा है तो जो मुकदमा दर्ज कराता है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। जो हमारे अब तक की कार्रवाइयों में अब तक हम देखते हैं कि जब FR लगती है तो झूठा करके उसको FR लगा दी जाती है, लेकिन परिवादी के विरुद्ध 182, 211 IPC की कार्रवाई नहीं होती। कारण वो राजीनामा होता है। वो आपस में बैठ के राजीनामा करा देते हैं, क्योंकि इसमें राजीनामा का कोई प्रावधान ही नहीं है कि राजीनामा हो, सिविल नेचर का हो, ये इसके अंदर बनता नहीं है। इसके अंदर घटना नहीं घटी है, ये इसमें बनता नहीं है। लेकिन वो महिला चूंकि इन लोगों के दबाव में आती है। सर योगेंद्र जी, जैसा हमने देखा है हाल फिलहाल की घटना है हनुमानगढ़ की, कल की ही दरअसल में घटना बताऊंगी, बहुत पुरानी घटना नहीं यहाँ पर बताऊंगी। एक विधवा के साथ घर के अंदर रेप और हत्या होती है, शव के साथ तक रेप यहाँ पर करते, बहुत ही कह सकते हैं शर्मनाक की घटना है। अब यहाँ पर इसके अलावा एक और घटना जब होती है कुछ इसी तरह की, तो इसमें जो पिता होते हैं वो जो महिला आयोग है राजस्थान की उसके पास जाते हैं, लेकिन महिला आयोग राजस्थान की कुछ उस पर कार्रवाई नहीं करते हैं और बहुत ही कह सकते हैं लंबा समय यहाँ पर बीत जाता है। तो यहाँ पर पुलिस के अलावा जो एक लापरवाही होती है वो महिला आयोग की भी होती है, क्योंकि जब पुलिस यहाँ ठीक से काम नहीं करेगी तो जो पीड़ित होंगे वो सीधा सीधा महिला आयोग के पास ही जाते हैं। तो ऐसे में महिला आयोग भी ठीक से काम करे, इसकी भी जरूरत है। तो इसको लेकर मैं सवाल पूछूंगी यहाँ पे अरुण शर्मा जी आपसे, राज्य में महिला आयोग सर काम नहीं कर रही है, तो सरकारी स्तर पर बात करें, यानी कि आपकी सरकार के जो स्तर होते हैं उस पर क्या कुछ काम किए जा रहा है महिलाओं की सुरक्षा को लेकर? देखिए सरिता जी, सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक भी अपराध या एक भी बलात्कार समाज पे एक बड़ा कलंक है जी। ये एक मानसिक विकृति का परिचायक है और ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और लेकिन इसमें कई फैक्टर होते हैं, सोशो इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, देश की लिटरेसी क्या है, उसमें आज हम डिटेल में नहीं जाएंगे। लेकिन फिर भी ये कहने के बाद मैं आपको कह रहा हूँ कि जो आज आंकड़े दिख रहे हैं उसकी पृष्ठभूमि में हमको जाना चाहिए। 2019 में जब श्री अशोक जी गहलोत ने तीसरी बार मुख्यमंत्री पद संभाला, लगभग उन्होंने पहला आदेश पुलिस वालों को यही दिया कि हर हालत में केस की FIR दर्ज होगी। कोई भी थाने में आए या इवन इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दर्ज कराए, सारी रिपोर्ट्स दर्ज होनी चाहिए। उस समय उनको लोगों ने चेताया भी, सर इससे
केसेस का आंकड़ा बढ़ जाएगा। सर एडीजी हैं, एडीजी क्राइम ब्रांच में सर रवि प्रकाश है सर, इनका जो एक बयान यहाँ पर आया कि जो रेप के केसेस में वृद्धि हो रही है, जो एफआईआर दर्ज हो रही है, इसमें से 42% जो केसेस हैं वो फर्जी पाए जाते हैं। क्या आपको लगता है कि यहाँ पे जो क्राइम ब्रांच के पुलिस अधिकारी अपना पल्ला झाड़ रहे हैं यहाँ पर? रेप के केसेस में तो मेडिकल रिपोर्ट से मेडिकल होता है, फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट आती है, तो वो झूठ कैसे होता है? ये आंकड़ा पहले भी आ चुका है और अब क्योंकि आसानी से दर्ज हो सकते हैं मुकदमे, तो इसमें भी थोड़ी बढ़ोतरी हुई है। ये पहले भी पाया जाता था। देखिए, अपने देश में ये निरपेक्ष तौर पे नहीं कहा जा सकता कि कानून का कई बार दुरुपयोग भी किया जाता है। मैं नहीं कह रहा हूं इन केसेस में दुरुपयोग है, पर आप उदाहरण के तौर पे ये दहेज उत्पीड़न का कानून ले लीजिए, 80% सही होंगे, लेकिन समाज में हम जानते हैं ये बात कि ऐसे कई केस भी होते हैं जहां अननेसेसरली लड़के वाले के समूह को तंग किया जाता है। ऐसे केस भी होते रहते हैं, हमारी निगाह में आते रहते हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि ये आंकड़े बनाए हुए नहीं हैं। सर बिल्कुल अग्री करती हूँ कि कुछ फर्जी केसेस हो सकते हैं, लेकिन सारे फर्जी केसेस मुझे नहीं लगता कि हो सकते हैं। जैसा आपने कहा कि बहुत ही मुश्किल से जो महिलाएं होती हैं, जैसे पूर्व पुलिस अधिकारी जी ने भी कहा कि जब सच में घटना होती है तभी कोई इस तरह का जो मामला है वो दर्ज करवाती है। मैं सुरेश गर्ग जी आपके पास यहाँ पर आना चाहूँगी, बीजेपी से नेता है हमारे साथ, आप विपक्ष में है सर, वहां पर क्या आपकी तरफ से इस मुद्दे को उठाया जाता है कि आपको लगता है कि राजस्थान में जो महिलाओं की स्थिति है वो इस वक्त कैसी है सुरक्षा के लिहाज से? सरिता जी, आज राजस्थान के अंदर महिलाओं की स्थिति बहुत ही, सुरक्षा के हिसाब से महिलाओं की स्थिति बहुत ही दयनीय है। जब से गहलोत सरकार आई है तब से बलात्कार के जो मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। प्रति वर्ष 2019 से 2020 में, 2020 से 2021 में प्रति वर्ष बलात्कार के मामले बढ़ते जा रहे हैं। मेरे साथी उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। यह तो नहीं कि भाई आज जो राजस्थान के अंदर, आज राजस्थान पूरे भारतवर्ष के अंदर नंबर 1 चल रहा है बलात्कार के अंदर, उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आज इनके जो नेता हैं ट्विटर पे, अगर राजस्थान, अगर जहां पे भी बीजेपी की सरकार है, तुरंत वो ट्विटर पे कर देंगे कि साहब वहां पे ये चीज हो गई। क्या राजस्थान में, जब राजस्थान नंबर 1 है बलात्कार के अंदर, तो क्या राहुल गांधी जी को पता नहीं है कि राजस्थान के अंदर क्या चीज हो रही है? आज राजस्थान की जो सरकार है वो बाड़ेबंदी की सरकार है, वो बाड़ेबंदी में रहती है। उनको राजस्थान की जनता से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे बलात्कार के केसेस रात दिन बढ़ते जा रहे हैं, भ्रष्टाचार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अब आप ये देखिए, हनुमानगढ़ की घटना को देखिए। हनुमानगढ़ की घटना के अंदर क्या हुआ है, उस महिला, पीड़ित महिला के लिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर वहां पे जाता है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर उस महिला के पक्ष में बोलता है, तो जज ये बोलता है कि कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट उस पर लगाया जाता है उस वकील के ऊपर। तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं सरकार की कमजोरी है। हमारा सबसे निवेदन है इसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहां से आ गया? पूर्णकालिक गृह मंत्री बना दिया जाए जो कि इस जनता को संभाल ले। अभी आप देखिए 14 तारीख को 14 तारीख की हनुमानगढ़ की घटना है, उसके अंदर वकील बहुत तेजी से बोला, तो मतलब वहां पे जो जज साहब है वो बोलते हैं कि साहब आपके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट लगाया जाता है। इसके मामले में पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स विरोध दर्ज करा रहे हैं। आज ब्लैक रिबन लगा के वो अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। चलिए ठीक है, वापस से अब सुषमा गुप्ता जी हमारे साथ बनी हुई है, दोबारा से कनेक्ट हुई, उनके पास हम चलते हैं। मैम, आपको आवाज आई थिंक अभी आ रही होगी, थोड़ा सा बताइए। आप वरिष्ठ अधिवक्ता रही, इस तरह के केसेस आप लंबे अरसे से देखती आ रही होंगी, तो किस तरह की स्थिति रहती है? क्या केसेस सही होते हैं? क्या कुछ पीड़िता पर बीतती है? थोड़ा सा अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर कीजिए। पीड़िता है, उसके ऊपर सामाजिक दबाव इतना ज्यादा होता है, और ग्रामीण परिवेश में तो बहुत ही ज्यादा है ना। और जब मेडिकल है, मेडिकल बोर्ड से मेडिकल हुआ है, उसके बावजूद यदि पीड़िता बयान बदल रही है तो इसके पीछे क्या है, उसके ऊपर कभी भी कोई ध्यान नहीं दिया और न इस तरह की कोई स्टडीज हुई। आज की स्थिति ये है कि जो झूठे मुकदमे हैं उनमें तो चालान पेश हो जाते हैं और पीड़िता के साथ कोई खड़ा ही नहीं होता है। मैं परिवार परामर्श केंद्र अलवर, जो कि जनाना हॉस्पिटल सरकारी अस्पताल के अंदर है, उसकी प्रेसिडेंट रही हूँ जी। 6-6 साल की, 3-3 साल की बच्चियों के साथ बलात्कार की घटना हुई और उनके साथ में न सिस्टम खड़ा हुआ न समाज खड़ा हुआ।
ये आप भी अग्री करती हैं कहीं ना कहीं? आपको हाँ, क्या बिल्कुल लगता है, है, कहीं ना कहीं। थोड़ा सा बताइए, जो वहाँ पे स्टेट में विमेन कमीशन है, क्या वो महिलाओं के साथ खड़े रहते हैं? क्या वो ठीक से कामकाज कर रहे हैं? दरअसल क्या है कि हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है जी, है ना, सभी लोग उनसे कहीं ना कहीं जो है हितबद्ध होते हैं, इसलिए जो एक मुखर आवाज आनी चाहिए, लेकिन इसकी जिम्मेदारी मैं समाज को ज्यादा देती हूँ, है ना, क्योंकि ये सिस्टम जो है कोलैप्स कर रहा है, तो हमारी सोसाइटी कोलैप्स कर रही है, हमारी बच्चियां सुरक्षित नहीं है, तो यानी हमारा घर सुरक्षित नहीं है, हमारा समाज सुरक्षित नहीं है। मैडम, और हम अक्सर देखते हैं कि अगर कोई केस मीडिया वालों ने अगर थोड़ा सा उठा दिया तो उसमें तो एक देर सवेर न्याय मिल ही जाता है, लेकिन जो मीडिया में नहीं आता है वो सिर्फ एक खबर ही बन के पेपर में रह जाता है। तो ऐसे केसेस के लिए पेपर में भी नहीं आती है, वो पेपर में भी नहीं आता। मीडिया में हनुमानगढ़ की घटना देख लीजिए, बहुत ही बर्बरता पूर्वक ये चीजें बहुत हुई है। सारे मामलों में, कई मामलों में मैं पुलिस अधीक्षक को इस तरह की पीड़िताओं से मिलवाया है मैंने हजारों बार जी, और स्थिति ये होती है कि उस पीड़िता को कोर्ट से ही घेरने की साजिश शुरू हो जाती है। मैंने 2-3 तो ऐसे केसेस जिनमें चिमटे से उनको जलाया गया था, है ना, उनके साथ इतनी बर्बरतापूर्ण कार्रवाई हुई, अखबारों में भी न्यूज आई, लेकिन बाद में भी फिर जो है दबाव देके उनके बयान बदलवाए गए। उन्होंने बयान अपनी मर्जी से नहीं बदले। यानी कि जो 164 का बयान होता है ये बदलवाए जाते हैं, डरा धमकाकर, दबाव बनाकर, आप कहना चाह रही हैं? हाँ, जहाँ पर सच्चे मुकदमे होते हैं और फिर वो आंकड़े पता है किसमें ऐड हो जाते हैं, वो इसमें ऐड हो जाते हैं कि वो तो केसेस फर्जी थे। झूठा मुकदमा तो डे 1 से झूठा होता है, उसमें कोई मेडिकल भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। मेडिकल तो 24 आवर्स में ही होना चाहिए, ये तो सबसे प्रायोरिटी पर होता 24 है। आवर्स में ऐसा जहाँ बच्चियां बहुत छोटी हैं, वहाँ पर तो यदि 10 दिन बाद भी होगा तो पता, प्राइमा फेसी सब पता चलेगा बच्ची कितनी इंजर्ड होती है जी, मेंटली रूप से, वो कितनी मानसिक रूप से भी वो विक्षिप्त हो जाती है। मेरे पास ऐसे केसेस भी मैंने देखे परिवार परामर्श केंद्र में। अच्छा, थोड़ा सा मैम ये बताइए कि जो पुलिस का रोल होता है, एसआई का जो रोल होता है, वो कितना सपोर्टिव होता है? थोड़ा सा बताइए कि पुलिस जो है कितना बढ़िया काम कर रही है। पुलिस ऐसे मामलों में जो है मनोबल नहीं बढ़ाती है, झूठे मुकदमों में पुलिस सपोर्ट ज्यादा करती है, सच्चे मामलों में पीड़ित पक्षकार को बहुत ज्यादा ह्यूमिलेशन होता है। ये हमारे साथ जो योगेन जी हैं, आप समझ सकते हैं कि पुलिस की कार्यशैली में ये नहीं कहूंगी सारे अधिकारी ऐसे ही होते हैं, लेकिन कुछ एक ऐसे होते हैं जिनकी वजह से जो पीड़िता होती हैं उनका जो मनोबल है वो कम होता है, सभी मानते होंगे। पुलिस को जितना सेंसिटिव होना चाहिए, पुलिस उस हिसाब से बिल्कुल भी सेंसिटिव नहीं। फैक्ट मैंने भी देखा है, एफआईआर तक दर्ज नहीं होती है, ऊपर से दबाव बनाया जाता है, क्योंकि मैंने प्रैक्टिकली ये सारी चीजें देखी हैं। महिला आयोग तक सपोर्ट नहीं करता है, पुलिस सपोर्ट नहीं करती है, जो पीड़िता होती है वो दरअसल कहाँ जाएगी फिर? और अगर कोई दबंग है एरिया में और पीड़िता पे दबाव बना रहा है, तो ऐसे में पीड़िता अपने आप में इतनी डरी हुई है कि वो कहीं ना कहीं एक सहमी सी हो जाती है। परिवार भी और मजबूरन कह सकते हैं यहाँ पे एक समझौता कर लेते हैं, तो वो एक बयान चेंज कराना, समझौता होना, ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि न्याय नहीं मिलता है। न्याय हालांकि पीड़िता चाहती है लेकिन वो नहीं मिलता है। आपने सुषमा जी बहुत सही बात की, किस तरह से दबाव यहाँ पर बनाया जाता है। कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं अरुण जी हैं। अरुण जी, जैसा मैं आपसे फिर से पूछना चाहूंगी, थोड़ा सा बताइए कि फिलहाल जो स्थिति है इसको लेकर क्या कुछ स्टेप उठाए जा रहे हैं, कितने महिला थाने हैं, क्या कुछ कामकाज महिलाओं की सुरक्षा को लेकर किए जा रहे हैं, पुलिस की कितनी पेट्रोलिंग होती है, क्या कुछ आपके स्तर पर हो रहा है? देखिए सरिता जी, अब तक की पूरी डिबेट में ये लगभग उजागर है कि ये न केवल एक गवर्नेंस का मामला है, पर इसमें सामाजिक जो परिस्थितियां हैं और इसका काफी बड़ा हाल है। मैं एक बार फिर इस आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि ये कायदे से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की डिबेट नहीं होनी चाहिए ऐसे संवेदनशील। नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की डिबेट नहीं है, ये हमारे समाज के ऊपर। दरअसल लीडर्स का आना भी इसलिए जरूरी होता है क्योंकि वो सत्ता पक्ष में होते हैं, जवाबदेही उनकी होती है, क्योंकि काम जो इम्प्लीमेंटेशन कराना उनका ही काम है। इनकी जवाबदेही ये है कि ये केवल मुलजिम को पकड़ के और उसको सजा दिलवाने की काम करे। अच्छा अनुसंधान, क्योंकि एडवोकेट अपना काम करेंगे सर, पुलिस अपना काम करेगी, और पुलिस ठीक से काम नहीं करेगी तो राज्य सरकार जो है डंडा कर सकती है। मैडम एक मिनट,
एक मिनट मैडम, आप बता दीजिए आपकी सरकार क्या कर रही है नहीं सर? सकती। इनके पुलिस महकमे के आदमी मैडम, वीडियो बनाते हुए वीडियो मिल रहे हैं। एक बार कहां नहीं, से मतलब ये वो होगी इनकी जवाबदेही? आज पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर क्या चीज हो रही है? अरुण सुरेश जी, अरुण जी को बोलने नहीं दीजिए। डिपार्टमेंट के अधिकारी देखिए जनता भी जानना चाहती है ना कि कितनी महिला थाने में कितना काम हो रहा है। बोल रहे हैं आपकी गर साहब आपकी बारी में बोलिएगा प्लीज। पुलिस का प्रोटेक्शन कहाँ मिल रहा है? वो तो रंग एक सेकंड सुषमा जी, सुरेश जी, देखिए, अरुण जी एक को बार बोलने बोलने दीजिए, आपके दीजिए, पास दोबारा से बात आते हैं। खत्म हो अरुण जाए जी उसके बाद आप बोलिए। जी कहिए। आप बीच में इतने उत्तेजित क्यों हो जाते हैं? बात कर रहे हैं, देखिए हम ये कह रहे हैं कि आपकी रिपोर्ट भी बताती है कि करीब 43% केसेस में, ये जो रेप के केस हैं उसमें राजस्थान की सक्सेस रेट सजा दिलवाने में 48% है, 48%, और राष्ट्रीय औसत है 23%। तो ये इंडिकेटर है कि हम बहुत संवेदनशील हैं इस मामले में। मैंने केस का जो नंबर बढ़ा हुआ है उसके बारे में आपको बताया, उसकी वजह बताई, लेकिन मैं ये भी कह रहा हूं कि इसमें सबको मिलके जतन करना पड़ेगा, ऐसा माहौल बनाना पड़ेगा। ये काफी दुख वाली बातें हैं। अभी वकील साहिबा भी बता रही थी, मतलब सुनने में किसी भी सभ्य समाज को ये चीजें अच्छी नहीं लगती हैं। नहीं सर, अच्छी नहीं, वो सच ही तो कह रही है। जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है मैडम का, वो वही तो बता रही हैं। वो कोई अलग से नहीं कह रही हैं, जो उन्होंने अपने प्रोफेशन के दौरान जो वो एक्सपीरियंस करती है सर, उन्होंने तो वही बताया कि किस तरह से बयान जो है पलटने के लिए यहाँ पे दबाव बनाया जाता है, किस तरह से प्रेशराइज किया जाता है, डराया धमकाया जाता है, वो यही तो बता रही हैं। एग्जैक्टली ये होता है सर, ये राजस्थान नहीं, इवन मैं कहूंगी हर स्टेट में कहीं ना कहीं मिलेंगे। लेकिन अभी जो आंकड़े आए हैं एनसीआरबी के, उसमें राजस्थान अव्वल दर्जे पे है। तो इसलिए आज हम ये डिबेट कर रहे हैं कि आखिरकार स्थिति ऐसे क्यों आन पड़ी है। हमारा समाज भी इसके लिए जिम्मेदार है। यदि कोई बच्चा गलत काम करता है तो उन्हीं के परिवार वाले उसके गलत जन्म पत्र बनवा के ले आएंगे, स्कूल वाले गलत टीसी बना के दे देंगे, गलत जन्म पत्र में एंट्री करके दे देंगे उनको, फिर उन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर कोर्ट से जमानत मिल जाती है। तो हम लोग कहीं ना कहीं नैतिक रूप से सब दरअसल कुछ माता पिता तो एफआईआर दर्ज करने को लेकर भी 100 बार सोचते हैं, क्या पुलिस उनकी मदद करेगी। ये शर्मनाक है सरिता जी कि 90% लोग जान पहचान के ही होते हैं, पीड़िता के रिश्तेदार होते हैं, जान पहचान के होते हैं। तो ये एक सामाजिक समस्या जो रेपिस्ट होता है सर, वो रेपिस्ट होता है, अब वो आसपास का हो या फिर दूर का, उसको सजा मिलनी चाहिए। मेरा मानना ये है, जो अपराधी है वो अपराधी है। जब आरोप साबित हो जाते हैं तो दोषी हो गया तो उसको सजा जरूर मिलनी चाहिए, और चाहे वो पास का हो चाहे दूर का हो। तो मेरा यहाँ पर कहना यही है कि अब पुलिस को कह सकते हैं थोड़ा सा यहाँ पे स्ट्रिक्ट करने के लिए क्या कुछ सरकार कदम उठा सकती है, अब क्या कुछ और नया कर सकती है ताकि जो महिलाएं हैं वो और भी ज्यादा सुरक्षित यहाँ पे महसूस करें। क्योंकि हनुमानगढ़ की जो सर घटना यहाँ पर हुई है वो घर के अंदर हुई है, एक बुजुर्ग महिला के साथ ऐसा शव के साथ रही। आप समझ सकते हैं कितना एक अजीब ही घटना है। तो कैसे सुरक्षित होंगी महिलाएं, थोड़ा सा पुलिस कितना पेट्रोलिंग कर रही है, महिला थाने कितने हैं, कहाँ कहाँ सीसीटीवी कैमरास हैं, आप सरकार से भी हैं, पुलिस को लेकर भी बता सकते हैं कि पुलिस किस तरह से उनसे काम करवाया जा रहा है। थोड़ा सा कुछ तो रोड मैप होगा। नहीं जरूर। देखिए, महिला थानों की राजस्थान में अब कमी नहीं है। लगभग हर मेजर कस्बों में और अलग से डेस्क है, जहाँ अलग से महिला थाना नहीं है वहाँ महिलाओं के लिए अलग से डेस्क है। और मैं पहले ही बता चुका हूँ कि केस दर्ज करने में यहाँ कोई हिचकिचाहट नहीं है, दूसरे राज्यों की तरह जहाँ 50% केस रजिस्टर्ड ही नहीं होते मैडम। यही तो एक शर्मनाक बात है कि 50% केस आप खुद कह रहे हैं कि रजिस्टर्ड ही नहीं होते, तो न्याय कैसे मिलेगा। और 30% महिलाओं को कोर्ट में जाना पड़ता था एफआईआर दर्ज कराने। खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं, खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं। और कुछ केस रजिस्टर्ड भी होते हैं, तो आप कहीं नहीं, राजधानी दिल्ली की बात में 10 से 12 साल लग जाते हैं। दूसरे प्रदेशों की बात, महकमा के अंदर मैं थोड़ा सा आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि कोर्ट में। जी सुरेश जी क्या करें, जी कहिए सुरेश जी, बात रखिए अपनी। मैं सरिता जी ये कहना चाह रहा हूं कि राजस्थान सरकार को जो भी ये दुष्कर्म हो रहे हैं उस पर संज्ञान लेना चाहिए, तुरंत एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर आदमी उसको बचाने में लग जाता है
कि कैसे उस रेपिस्ट को बचाया जाए, उसके अंदर पूरी सरकार लग जाएगी। इसके बारे में उसकी थोड़ा आग लग सा जाएगी। सुषमा तो जी मेरा बहुत ही कहने का बेहतरीन मतलब तरीके है, से बता कांग्रेस सकते हैं। से मैम हो, थोड़ा सा कांग्रेस की एक सरकार है, मैम थोड़ा सा हमें ये बताइए, थोड़ा जब ये सा- केस दर्ज होता है तो उस पीड़िता को न्याय मिलने तक ये जो एक टाइम ड्यूरेशन होती है, राजस्थान की बात कर लेते हैं, सिर्फ कितना टाइम लग जाता होगा? देखिए आजकल पास्को कोर्ट है तो इसलिए जो है साल 6 महीने में जल्दी जो है साल 6 महीने। हमारे हैं। हाँ, ये जो थाना गाजी अलवर के अंदर जो केस हुआ उसका 1 साल से भी कम समय के अंदर फैसला आ गया था, है ना। तो अभी तो जो है काफी जल्दी कोर्ट काम कर और जब रही है फास्ट ट्रैक कोर्ट काफी नहीं बने स्पीड थे से। तब कितना लगता था? तब भी इस तरह के केसेस में तो 2-2.5 साल में जल्दी ही आ जाता था, लेकिन अब और भी 2-2.5 जल्दी साल आने लगे जल्दी हैं। है। हाँ, और अब तो काफी जल्दी त्वरित न्याय मिल रहा है। लेकिन फिर भी क्या है कि जो FIR दर्ज जो हो रही है ना जी 156(3) में मुकदमा कोर्ट से जाता है मजिस्ट्रेट के पास से, अब वो थाने में बयान थाने में दर्ज होता है। उस केस के अंदर भी FIR लग जाती है। और उसके पीछे का कारण ये है कि झूठे मुकदमे जहाँ मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स हैं, हाँ। जहाँ प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट्स हैं, वहाँ पे भी इस तरह की वारदात हो रही है और पुलिस उनको सेंसिटिव तरीके से नहीं ले रही है। तो उसमें फैमिली भी ब्रेक हो रही है और हमारे सोसाइटी का जो सिस्टम है वो भी कोलैप्स हो रहा है, सौहार्द खत्म हो रहा है समाज के अंदर। ठीक है योगेंद्र जी, आपसे जानना चाहूंगी यहाँ पर कि जो मौजूदा पुलिसकर्मी हो या अधिकारी हैं, SI वगैरह हैं, क्या लगता है आपको कि इस वक्त इनसे जो जुड़े मामले होते हैं, महिलाओं से जुड़े मामलों को लेकर क्या ठीक से अभी उनकी जो कार्रवाई होती है? देखिए सरिता जी, इस प्रकार के प्रकरणों के अंदर अब ये क्या है कि समय के साथ साथ इनमें वृद्धि हो रही है और अपराधों में वृद्धि हो रही है, अपराधों के तरीकों में वृद्धि हो रही है। इसमें पहले गवाह को, अब तो गवाह को जला दिया जाता है, कई जगह ऐसी आई है जहां महिलाओं को जला दिया जाता है। तो अब क्या परिस्थितियां बदल गई हैं, उसके अनुसार इन्वेस्टिगेशन होने चाहिए, उसके अनुसार पुलिस की ट्रेनिंग होनी चाहिए, उसके अनुसार सुपरविजन होना चाहिए कि पुलिस के ऊपर के अधिकारी उसके अनुसार सुपरविजन करें कि इसमें कोई कमी तो नहीं रह गई है। अगर मान लीजिए कोई कमी रह जाती है तो न्यायपालिका उसको बरी कर देती है। तो जहां तक कोशिश हो वहां तक इसके अंदर जब तक चेंज नहीं होगा, कानून में परिवर्तन नहीं होगा, प्रोसीजर में परिवर्तन नहीं होगा, जब तक महिलाओं की बात कम सुनी जाएगी। क्योंकि एक नॉर्मल स्थिति है, हमारा कानून पुराना बना हुआ है, उसी कानून के अंतर्गत अभी पुलिस में थाने में जाते हैं। महिलाओं को रेप के बाद जिंदा नहीं छोड़ रहे हैं, ये बात मैंने भी नोटिस किया। तो जला देते हैं, हत्या कर देते हैं किसी ना किसी तरीके से और पूरे सबूत मिटा देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं क्या एक वो सजा जो सख्त हो गई है अब अजी उसका इतना डर भी है होता है जमानत होने के बाद, अपराधी जमानत होने के बाद में विक्टिम को मार देते हैं, विक्टिम के परिवार वालों को मार देते हैं। ये आपने कहा जमानत होने के बाद। बिल्कुल सहमत हूँ मैं आपकी बात से। गवाहों को डराया धमकाया जाता है, उनको कोर्ट तक आने ही नहीं देते हैं, और कोई कोर्ट में आके बयान दे जाए तो उसके परिवार वालों को मार दिया जाता है और उनको धमकियां दी जाती हैं, उनकी संपत्ति घर बार जला दिए जाते हैं। ऐसी बहुत घटनाएं और वो पुलिस में रजिस्टर्ड भी नहीं होती हैं। क्या मैम राजस्थान के अंदर जो सैनिका फिलहाल महिला थाने तो नहीं है लेकिन महिला डेस्क जरूर वहां पर है, तो क्या उनको कोई फ्री कानूनी सलाह जो गरीब पीड़िताएं होती हैं क्या वो दी जाती है? कितना सपोर्ट उनको मिलता है कोर्ट का भी? कोर्ट के अंदर लीगल एड का में प्रोविजन है और काउंसलर्स हैं, मीडिएशन सेंटर्स हैं, और इसके अलावा जो है विमेन सेल भी बना हुआ है जिसके अंदर लीगल एड महिलाओं को अलग से देने का प्रोविजन है। लेकिन अधिकांश मामलों में पीड़िता जो है दूसरों के माध्यम से आती हैं, तो उनको वहाँ भी मेरे को बहुत बार ऐसा पर्सनली महसूस हुआ कि उनको वहाँ भी सही सलाह नहीं मिल पाती, क्योंकि वो जिनके माध्यम से आती हैं जी है वो अपनी सुविधा अनुसार सलाह दिलवा लेते हैं, उनकी बात, उनको कानून की बात समझ में भी नहीं आती और उनको न्याय मिले वो वहां तक पहुंच ही नहीं पाती, उस जगह तक ही नहीं पहुंच पाती जहां से न्याय की उनको मिलने की कोई उम्मीद हो। मतलब एक जो सही कानूनी सलाह होनी चाहिए वो भी पीड़िताओं को यहाँ पर नहीं मिलती, ये भी प्रॉब्लम यहाँ पर नजर आ रही है। दूसरा, महिला थाने भी प्रॉपर नहीं बने हैं। CCTV कैमरास की सर अरुण जी में बात कर रही थी, क्या राजस्थान में अभी लगाए गए हैं?
सरिता, मैं सवाल नहीं सुन पाया हूँ आपका, प्लीज। हमने बात की, चलिए महिला थाने नहीं है जैसा, महिला डेस्क हालांकि बने हुए हैं, लेकिन एक और जो पॉइंट समझ में आया जो सुषमा जी ने कहा, एडवोकेट सीनियर, कि जो दिक्कत यहाँ पे होती है, कानूनी सलाह पीड़िताओं को ठीक से नहीं मिल पाती है, एक तो ये प्रॉब्लम है। तीसरा एक जो सवाल मैं आपसे करना चाह रही हूँ वो ये है कि क्या राजस्थान के अंदर CCTV कैमराज जगह जगह पर लगे हुए हैं? जी हाँ सरिता जी, मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है आगे और ये सुविधाएं उपलब्ध हैं, आजकल तो ज़्यादातर केस CCTV कैमरे की मदद से या मोबाइल फ़ोन के लोकेशन से सॉल्व किए जाते हैं, आपको मालूम ही है। लेकिन मैं एक बार फिर सरिता जी एक अंडरलाइन करना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार इस मामले में बहुत संवेदनशील है। 47% केसेस में हम सजा दिलवा पाए, जबकि राष्ट्रीय औसत सिर्फ 26% है। इससे ये एक इंडिकेटर है, बड़ा स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है कि एक बार केस दर्ज होने के बाद पुलिस ठीक से उसको अपने कंक्लूजन पे पहुंचा पाती है। हालांकि फिर भी मैंने कहा, हर एक सिस्टम में कुछ ना कुछ कमियों का स्कोप इतने बड़े देश प्रदेश में रहता ही है। हम निरंतर जागरूक हैं और उसके प्रति संवेदनशील हैं और सुधार लगातार बने हुए हैं। अभी तक उत्तर प्रदेश में कहा जाता था कि सबसे ज्यादा रेप के केसेस वहां पर होते हैं, लेकिन अब राजस्थान आ गया, तो क्या आपको नहीं लगता है कि अब और भी कुछ स्टेप्स यहाँ पे लेना जरूरी हो चुका है ताकि ये जो केसेस की संख्या बढ़ रही है ये थोड़ा सा कम हो जाए आंकड़े? अरुण जी। सरिता जी, मैंने शुरू में ही निवेदन किया था कि इसमें मेन बात यह है, उत्तर प्रदेश और राजस्थान की अगर आप तुलना करेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ केस दर्ज ज्यादा होते हैं। उत्तर प्रदेश में तो बहुत सेलिब्रेटेड केसेस भी दर्ज नहीं हुए। आपको पता है एक MLA साहब ताज्जुब होता है कि रेप के केस में फंसे थे, उनकी FIR दर्ज कराने के लिए क्या क्या पापड़ नहीं बेलने पड़े सरकार को। आपको पता है पिछले साल हाथरस में जो केस हुआ था उसका FIR दर्ज करने के लिए क्या क्या नहीं हुआ, वो सारे नाटक आपको पता है। तो वो ये बेसिक फर्क है। यहाँ दर्ज हो रहे हैं, सॉल्व हो रहे हैं, वहाँ दर्ज ही नहीं हो रहे तो सोल्व कहां से होंगे? ये मैं कोई पर्टिकुलर एक केस की बात नहीं कर रही हूँ, सारे केस की बात कर रही हूँ। जब तक ये यहाँ पर कांग्रेस के शासन। जी सुरेश जी कहिए। सरिता जी देखिए, जब तक ये यहाँ पे ये सरकार जो है, ये बाड़े बंदे वाली जो सरकार है, तब तक इस राजस्थान के अंदर कुछ नहीं हो सकता। आज ये देखिए कि पुलिस महकमा कहाँ पर है, रंगरेलियां मनाने में है। बेचारे जो पीड़िता है उसको न्याय दिलाने के अंदर तो पुलिस महकमा का सहयोग ही नहीं है बिल्कुल के अंदर। आप जहां तक CCTV कैमरे की बात कर रहे हैं, या तो वो CCTV थोड़ा सा आपको बता दूं, कागजों के अंदर दर्ज है, कागजों के अंदर ही है, क्योंकि ये तो भ्रष्टाचारी सरकार है। दूसरा, CCTV कैमरे ज्यादा से ज्यादा बंद होंगे तो कहां से ये बलात्कारियों को पकड़ेंगे, कहां कैसे करेंगे? कहीं ना कहीं चाहिए एक पुलिस की जो कार्यशैली है बहुत ही ज्यादा यहाँ पे अहम होती है, राजस्थान को संभाल सके। पुलिस अगर पेट्रोलिंग करेगी, FIR सबकी कह सकते हैं दर्ज यहाँ पर करेगी और सब पे कार्रवाई होकर न्याय दिलवाने तक के लिए मदद करेगी, सपोर्ट करेगी, तो केसेस की संख्या जरूर यहाँ पर कम होगी। आप यहाँ पर पूरे देश भर में अगर 2020 के आंकड़े जो यहाँ पर बताऊं आपको, बलात्कार के 28,040 मामले थे, ओवरऑल कंट्री की बात कर रही हूं, और इसमें से सिर्फ राजस्थान अकेले की यहां पर बात कर लेते हैं तो राजस्थान अकेले के जो मामले थे 5,310। तो आप मतलब समझ सकते हैं कि जो परसेंट है कितना ज्यादा राजस्थान की तरफ यहां पर गए, इसलिए नंबर 1 हो चुका है। तो अब मैं यहां पर कहना चाह रही हूं जो हमारे सत्ता पक्ष से हैं अरुण जी, कि आपको नहीं लगता है कि अब और भी ज्यादा कदम उठाने की जरूरत है, और भी ज्यादा CCTV कैमरास और पुलिस की कार्यशैली को और भी ज्यादा कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है? जरूर सरिता जी, मैं पहले ही कह चुका हूं कि एक निरंतर सतत चलने वाला कार्यक्रम है जी। और आंकड़े बढ़ने की बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, क्योंकि दर्ज ज्यादा हो रहे हैं इसलिए दिखाई ज्यादा देते हैं, जहां दर्ज ही नहीं हो रहे वहां दिखेंगे भी नहीं। तो वो फर्क तो बेसिक है यहाँ। मतलब अचानक 2 साल में राजस्थान सिरमौर हो जाए ऐसी बात नहीं है। आप पिछले बीजेपी के कार्यकाल को भी देखेंगे तो जरा भी 19 नहीं पड़ता है। ऑन एन एवरेज जयपुर जिले में मेरे पास 17-18 के आंकड़े हैं यहाँ
ऑन एन एवरेज 10 केस तब भी दर्ज होते थे। तो बस ये है फर्क कि तब 31% पीड़िताओं को कोर्ट में जाना पड़ता था FIR दर्ज करवाने के लिए। दैट हैज चेंज, वो बदल गया है, इसलिए आंकड़े थोड़े ज्यादा हैं। लेकिन ये फिर भी मैंने शुरू में ही कह दिया था कि बहुत डरावनी बात है, इसके लिए हम संवेदनशील हैं। और सक्सेस रेट भी आप देखेंगी कंट्री में हाईएस्ट है, 47% केसेस में हम तुरंत न्याय दिलवा पाए। अभी कुछ केसेस में 21 दिन में हो गया, 3 महीने में फैसला हो गया, अपराधी को फांसी की सजा हो गई, आजीवन कारावास हो गया। तो हम सुषमा जी ठीक है सर, सुषमा जी आपके पास आना चाहूंगी। सर कह रहे हैं कि चाहता हूँ 3 महीने में 21 दिन में न्याय मिल जाता है। हाँ नहीं, ऐसा मैं इनकी बात से सहमत हूँ। कुछ चुनिंदा मामलों में जो है बहुत जल्दी ही जो है बहुत शीघ्र ही न्याय हुआ और अदालतों से बहुत जल्दी फैसले आए। लेकिन उन केसेस के अंदर चार्जशीट भी बहुत जल्दी पेश हो गई। जब चार्जशीट अदालत तक ही नहीं आएगी तो अदालत फैसले कहाँ से करेगी जी, है ना। लेकिन जहाँ तक बात है कि अपराध की संख्या क्यों बढ़ रही है, इस हमारी चर्चा इस पर होनी चाहिए कि अपराध बढ़ क्यों रहे हैं। ये बच्चों के अंदर जो कुंठाएं हैं, हीन ग्रंथियां हैं, ये क्यों पैदा हो रही हैं बिल्कुल। और कहीं ना कहीं कल की जो हनुमानगढ़ की अभी 2 दिन पुरानी जो घटना है उसने कहीं ना कहीं झकझोर दिया है कि एक 20 साल का युवक 60 साल की महिला से रेप एंड हत्या कर रहा है, शव के साथ रेप कर रहा है। तो कहीं ना कहीं मानसिक रूप से दिक्कत यहाँ पे हो सकती है, क्योंकि एक स्वस्थ दिमाग जो होता है वो ऐसी हरकत कर ही नहीं सकता। स्वस्थ दिमाग नहीं कर सकता, तो जब स्वस्थ दिमाग नहीं कर सकता, ये ग्रंथियां क्यों पैदा हो रही हैं? ये क्या सिस्टम है जो बच्चों में इस तरह की भावनाएं पैदा हो रही हैं? और उन बच्चों को बचाने के लिए उन बच्चों के मन में डर नहीं है कि हमको बचाने के लिए हमारे ही परिवार के लोग खड़े हो जाएंगे। और ऐसा होता है, अधिकांश ऐसा होता है जहाँ नाबालिग बच्चे होते हैं वहाँ उनकी माएँ जो है, परिवार वाले माएँ सब लोग मिलके यूनाइट होके स्कूल में जाके उनके PC में जो है जन्म तिथि, डेट ऑफ बर्थ चेंज करा के ले आते हैं और अदालतों से उन्हें जमानत मिल जाती है। वो जुवेनाइल बन जाता है वो बच्चा, उस समय वो जुवेनाइल उसमें आ जाते होंगे उस कैटेगरी में, इसलिए उनको जमानत दे दी। कितनी खतरनाक सोच है कि एक तरफ अपराध, इतना घिनौना अपराध, और दूसरी तरफ परिवार के लोग, समाज के लोग, पॉलिटिकल लेवल पर भी, राजनीतिक लेवल पर भी, पंचायत लेवल पर भी इस तरह के अपराधियों को बचाने के लिए पीड़ित परिवार को और पीड़िता पर दबाव बनाया जाता है और बयान बदलने के लिए उन पर दबाव बनाया जाता है। ठीक है। और कई बार अदालत में भी चार्जशीट जब आ जाती है उसके बावजूद भी पीड़िता, यानी सीधा जो यहाँ पे क्लियर हो रहा है वो ये है कि जब चार्जशीट अगर जितनी जल्दी दाखिल होगी उतनी जल्दी न्याय मिलेगा। तो चार्जशीट ही दाखिल यहाँ पर नहीं होती है टाइमली, इसलिए वजह से जो न्याय है उसमें डिले यहाँ पर होता है। सुरेश जी आपके पास आऊंगी, आप विपक्ष हैं, आपकी भूमिका की थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अभी तक कितने केसेस में आप लोगों ने आवाज उठाई है? क्या लगता है आपको राजस्थान में अगर महिलाओं की स्थिति कह सकते हैं जो सुरक्षा है महिलाओं की वो नहीं हो पा रही है, तो ऐसे में विपक्ष क्या कर रहा है? देखिए सरिता जी, हम जब भी इस तरह की घटनाएं होती है हम हमारा प्रदर्शन विरोध दर्ज कराते हैं, जनता की आवाज सरकार तक पहुंचाते हैं, हम सरकार को जगाते हैं कि भाई राजस्थान के अंदर किस तरह के दुष्कर्म हो रहे हैं। आज SC ST के ऊपर किस तरह के दुष्कर्म हो रहे हैं। जहां भी जो चीज होती है हमारे सरकार, हमारे नेता है वहां पे जाकर धरना प्रदर्शन करते हैं और सरकार को जगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सरकार जागती नहीं है। पुलिस महकमा सरकार के कंट्रोल में नहीं है। आज पुलिस के अंदर आप ये देखते हैं कि पुलिस महकमा अगर जैसा आपने बताया कि एक पॉइंट आपकी बात से यहाँ पे जो सामने आया वो ये कि जातिगत रूप से भी ये कहीं ना कहीं आंकड़ा यहाँ पे होता है। योगेंद्र जी हमारे साथ हैं। योगेंद्र जी, क्या आप इनकी बात से सहमत है? कभी कभी क्या आपको लगता है कि जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग होते हैं उनके साथ ज्यादा इस तरह की बर्बरता होती है? क्या जाति देख के भी लोग इस तरह की चीजें करते हैं? कितना एग्जिस्ट करता है देश में ये सब अभी? नहीं सरिता जी, ये तो मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि जाति को देख करके इस प्रकार का अपराध किया जाता है। इसके अंदर जाति को देख करके अपराध नहीं किया जाता। ये समय परिस्थितियों के अनुसार अपराध करते हैं, या जिस तरह से हमारे यहाँ आजकल नेट के ऊपर पोर्न फिल्में चल रही हैं, उन पोर्न फिल्मों को बच्चे देखते हैं, उनके ऊपर कोई रोक नहीं है। माँ बाप अपने मोबाइल बच्चों को दे देते हैं, बच्चा कौन सा वेबसाइट खोल रहा है, कौन सी साइट खोल के देख रहा है, माँ बाप को कुछ पता नहीं रहता।
और जब बच्चा 10-12 साल का हो जाता है तो माँ बाप के सोने के बाद उन्हीं के मोबाइल को खोल के पोर्न फिल्में देखता है। इस चीज के ऊपर रोक कौन लगा सकता है? इस चीज के ऊपर लोग, हमारे परिवार के लोग लगा सकते हैं। जब परिवार के लोग नहीं लगा पा रहे हैं, इसीलिए तो ये अपराध नहीं रुक रहे। कानून में तो प्रावधान कर दिए, कानून के अंदर पॉक्सो लगा दिया, कानून में फांसी की सजा कर दी, कानून ने क्या कमी नहीं छोड़ी है, और अभी भी कोशिश करते हैं। लेकिन फिर भी जो आपने बताया कि 20 साल का एक 60 साल की लेडी के साथ कर रहा है, मरने के बाद भी कर रहा है, बच्चियों के साथ, छोटी छोटी बच्चियों के साथ हो रहा है, तो ये पोर्न फिल्मों का ही नतीजा है। जो पोर्न फिल्में अपनी साइट के ऊपर फ्री में मिलती हैं, उनके ऊपर कोई रोक नहीं है, और उसके लिए कोई एजुकेशन सिस्टम नहीं है। आजकल तो इन मोबाइलों को कॉलेज और स्कूलों में ले जाना, हाँ, कॉलेज और स्कूलों में भी मोबाइल ले जाते हैं। पहले तो साहब स्कूल में नहीं है, आजकल तो स्कूल में मोबाइल ले जाना कोई भी ले आ सकता है। बिल्कुल सही बात आप यहाँ पर कही, और मैं चाहूंगी कि इसको लेकर भी इवन हमारी जो केंद्र सरकार है वो सोचे, और हर स्टेट में अगर इस तरह का ऑलरेडी जो हमारी साइट अभी चल रही सारी बंद हो जानी चाहिए, ताकि बच्चे जो हैं एक सही नैतिक शिक्षा उनको दी जाए जो उनको उस उम्र मिलनी चाहिए, ना कि वो डिस्ट्रैक्ट हो। एंड सेकेंडली हम देखते हैं कि नशे के बाद भी इस तरह के जो क्राइम है वो होते हैं, तो नशे पे भी थोड़ा सा यहाँ पे एक रोक लगाई जा सकती है, या फिर एक कह सकते हैं पाबंदी कि कुछ समय के बाद या शाम के बाद नहीं ले सकते, ताकि अपराध कहीं ना कहीं नशे के बाद होते हैं। ये भी हमने नोटिस किया है कई सारे केसेस में। तो क्योंकि अपराध के बाद जो होता है, लोग अपने समझ उनको नहीं होती है कि वो क्या कर रहे हैं, कोई सेंस नहीं होता है, तो ज़्यादा घटनाएं यहाँ पर होती हैं। तो फिलहाल यहाँ पर समय कम है, आप सही मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करूंगी, हमारे साथ आप लोग जुड़े और इस विषय पर चर्चा की बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर जैसे हमने बात की कि राजस्थान में NCRB के आंकड़े यहाँ पर आए, उसमें राजस्थान अव्वल नंबर पर यानी कि पहले नंबर पर आ चुका है, यूपी को भी पछाड़ कर आगे बढ़ चुका है। तो ये कहीं ना कहीं एक गंभीर चिंता की बात है कि आखिरकार जो केसेस हैं 2018 की बात करें और 2020 की, करीब 3000 एक्स्ट्रा केसेस, यहाँ पर 7000 हो चुके हैं। तो ऐसा क्यों? तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक चिंता का विषय, जैसा मैंने कहा कि यहाँ पर है, और इस पर काम करने की जरूरत है। और क्या कुछ इसमें काम हो सकता है, सरकार इसमें सोच सकती है। साथ साथ जो पुलिस है उसकी कार्यशैली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि कई बार FIR दर्ज तक नहीं हो रही है, तो पुलिस भी ठीक से काम करे। तो फिलहाल आज की इस बड़ी बहस में इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।